चलो भाई, let's begin. So we're starting up with the chapter of deformation today. ठीक है, तो डिफॉर्मेशन की बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो डिफॉर्मेशन में हमारे पास दो पोर्शंस आते हैं. सही, एक हमारा जनरल पोर्शन होता है और एक थोड़ा सा एडवांस पोर्शन होता है. तो जनरल पोर्शन में हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं फोर्स की. तो आपको बोले पे फोर्स डिफाइन करो तो आप बोलोगे भाई इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा, अब इस फोर्स के नतीजे में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. सही, अगर आपके पास एक मैं रॉड दे दूं और मैं बोल दूं कि भाई इस रॉड के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो और इस फोर्स से क्या क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर अगर डिफॉर्म करने के लिहाज से आप पूछते हैं तो मैं फोर्स अप्लाई करके इस रॉड को खींच सकता हूँ. सही, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन. एक्सटेंशन कर सकता हूँ इस रॉड की. मैं इस रॉड को कंप्रेस कर सकता हूँ फोर्स अप्लाई करके. मैं इस रॉड को बेंड कर सकता हूँ फोर्स अप्लाई करके. ये आपने फोर्स अप्लाई करके बेंड कर. बेंडिंग के अलावा आप बोल सकते हो सर मैं इसको ट्विस्ट कर सकता हूँ. नहीं जोड़ते हैं, पूरा ट्विस्ट कर दिया. ये टॉर्जन है या ट्विस्टिंग कहा जाता है इसे. और इसी तरह से आपके पास बकलिंग आती है. ऊपर से आप अगर फोर्स लगाएं तो एक साइड से बेंड हो जाए. सही. और इसी तरह से एक फोर्स आपके पास जो फिनोमेना आता है वो आता है शेयर का. शेयर का जैसे अगर आपके पास सिलेंडर रखा हुआ है, मैंने यू फोर्स अप्लाई की तो वो ट्रांसलेट करके ऐसा होगा. ये शेयर चार फोर्स है. एक मिनट रुकिएगा. अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई हम मुख्तलिफ फोर्सेस से मुख्तलिफ मेथड जो है वो अप्लाई करके अचीव कर सकते हैं. बेंडिंग, टॉर्जन वगैरह ये सारी चीज़. तो हमने फोर्स के लिहाज से देख लिया कि भाई हम इस तरह का सारा फिनोमेना डिफॉर्मेशन के उसमें अप्लाई करते हैं. लेकिन हमारे एएस में सिर्फ इन दो की स्टडी है. जबकि आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पढ़ते हो या आपके कोई भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो उसमें आप इन किस्म की हर बेंडिंग को, हर डिफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करते हो कि टॉर्जन आएगी तो कितनी आएगी, बेंडिंग आएगी तो कितनी आएगी, तो ये शेयर होगा तो कितना होगा, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करो. तो फोर्स के बाद अगली चीज़ लाजमी बात है, जब हम इन दो बातों में बात करेंगे सिर्फ डिफॉर्मेशन के अंदर, तो फोर्स के बाद अगली चीज़ आती है एक्सटेंशन की. एक्सटेंशन एक जनरल वर्ड है. एक्सटेंशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ. सही, अगर चेंज इन लेंथ इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली.
फाइनल माइनस इनिशियल लेफ्ट माइनस एल आई। सही। अब अगर चेंज इन लेंथ डिटरमिन करते हो तो अगर आपके पास ये चेंज इन लेंथ पॉजिटिव आई, सही, if final length is more than initial length, एक्सटेंशन आपके पास पॉजिटिव आएगी और इसको जनरली आप एक्सटेंशन या इलोंगेशन भी बोलते हैं। आपके सिस्टम में इलोंगेशन आ गया, सही। और अगर आपके पास फाइनल लेंथ इनिशियल से छोटी है तो उसका मतलब आपने कंप्रेस किया होगा इसे, तो आपकी जो एक्सटेंशन आएगी वो नेगेटिव आ रही होगी, तो इसको आप कंप्रेशन के जुमरे में लेते हो, सही, चीज कंप्रेस की गई। तो ग्राफ्स जो बनेंगे आगे वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन सकते हैं, उससे उतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन में थोड़ा सा खेलने के लिए बच्चों के साथ वो उल्टे ग्राफ भी बना देता है। वो असल में इसलिए बनाता है, वो कंप्रेशन को शो करने के लिए ऐसे बनाता है कि भाई लेंथ छोटी होती चली जाए, उससे कभी जो है ना वो ऐसा परेशान मत हो। तो ये दो दो क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। फिर उन दो क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला एक लॉ आता है जिसको हम बहुत कॉमनली जानते हैं, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के मुताबिक the force applied on a body is directly proportional to extension. So force applied on a body is directly proportional to extension within the limit of proportionality. ये आपका हुक्स लॉ। मैथमेटिकली अगर इसके ऊपर बात करें, force is directly proportional to extension. जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है k, फॉर्मूला बन जाता है आपके पास F इक्वल्स kx। जो ये k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। जरूरी नहीं है ये सिर्फ स्प्रिंग का हो, सही है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट या हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन ये हरगिज़ जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग का हो। इसका जो यूनिट होता है ना वो होता है न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट बोले तो न्यूटन पर मीटर, लेकिन जनरली जो वैल्यूज होती है ये न्यूटन पर मिलीमीटर में। तो अगर वो ये पूछे ना कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है, स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल की स्टिफनेस बताता है। स्प्रिंग कांस्टेंट टेल्स अबाउट द स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। इट टेल्स अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। ये कैसे बताता है स्टिफनेस के बारे में, ये हम जरा देखते हैं। अब देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट की एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ए, इसकी स्टिफनेस कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 400 न्यूटन्स पर मिलीमीटर। और अगला स्प्रिंग है स्प्रिंग बी, उसकी स्टिफनेस की वैल्यू आ रही है मिसाल के तौर पे 600 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो ये जो वैल्यूज हैं 400 न्यूटन पर मिलीमीटर, 600 न्यूटन पर मिलीमीटर, ये हमें इस बात के लिए दे रही होती है कि भाई मटेरियल कितना हार्ड है, उसको डिफॉर्म करना कितना मुश्किल है, वो कितना स्टिफ है। अगर मैं 1 मिलीमीटर की लेंथ बढ़ाना चाहता हूँ स्प्रिंग ए की तो मुझे 400 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं स्प्रिंग बी की 1 मिलीमीटर लेंथ बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ तो मेरी जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो 600 न्यूटन की। I would say that B is more stiff, or I would say B is stiffer than A. सही, तो डिफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल है। स्टिफनेस जो होती है वो ये कह लो कि स्टिफनेस टेल्स अबाउट द रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। tells about the resistance
एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ये चीज आपके पास स्टिफनेस है कि भाई कितना मुश्किल है उसको एक्सटेंड करना, कितना मुश्किल है उसको कंप्रेस करना। आप इस तरह से इस बात को जज करते हैं। अगर आप देखो तो इन दोनों के अंदर B इज स्टिफर देन A, ये बात यहाँ पे आपको नजर आएगी। B की स्टिफनेस की वैल्यू ज्यादा है। और नंबर के फॉर्म में भी जज करके बोल सकते हो कि भाई अगर आप लिख रहे हो KB 600 न्यूटन पर मिलीमीटर, तो इस जुमले का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब ये 600 न्यूटन फोर्स is needed for 1 millimeters extension। 1 मिलीमीटर एक्सटेंड करने के लिए आपको 600 न्यूटन की फोर्स चाहिए। मतलब इस बात स्प्रिंग कांस्टेंट के नंबर को इस तरह से रीड किया जाए। और ये स्टिफनेस जो है ना, काफी चीजों पर डिपेंड करता है। स्टिफनेस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ। सही, ये स्टिफनेस डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे कि भाई स्प्रिंग बनाया गया या वायर है किस मटेरियल का है। रबर है तो कुछ और होगा, प्लास्टिक है तो कुछ और होगा, स्टील है तो कुछ और होगा। सही है, इन तमाम चीजों को डिफरेंट अगर आप कर दो तो स्टील, रबर, प्लास्टिक, इन सब का मामला अलग है। तो इसके अलावा ये डिपेंड करता है डायमेंशंस के ऊपर। सही, डिपेंड करता है डायमेंशंस के ऊपर भी। डायमेंशंस के ऊपर कैसे? भाई आप जो रॉड यूज, आप अगर स्प्रिंग बनाने के लिए कोई वायर यूज कर रहे हो, वो थिन वायर है वो थिक वायर, इसमें मैटर करता है। क्योंकि आपको पता है स्टील का वायर आपके क्लिपर पेन का स्प्रिंग भी बनाता है, स्टील का वायर आपके सस्पेंशन सिस्टम की भी स्प्रिंग्स भी बनाता है, जो गाड़ियों के सस्पेंशन सिस्टम हो। तो है स्टील ही, लेकिन आप हर किसी कहीं नहीं कह सकते कि भाई जितने स्प्रिंग कांस्टेंट, जितनी स्टिफनेस आपकी गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम की है, उतनी स्प्रिंग कांस्टेंट आपकी क्लिपर पेन की होगी। सवाल पैदा नहीं होती। ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई क्लिपर पेन बहुत सॉफ्ट होता है, उसका स्प्रिंग इतना हार्ड नहीं होता। गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम का स्प्रिंग काफी हार्ड होता है, उसमें हम बैठते हैं तो वो डिफॉर्म करते हैं, हमने इतनी आसानी से वो डिफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तो बात सारी यही है कि ये डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है बात, और ये मटेरियल पे भी डिपेंड कर रही है बात। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का मामला ये है, इसको कभी मटेरियल प्रॉपर्टी मत समझना, ये सबके लिए अलग हो सकता है। बोलो तो, सवाल पूछो। सर ये पूछना था कि स्टिफनेस और हार्डनेस ये दोनों एक ही चीज होती हैं या अलग होती हैं? वो लेवल, एएस लेवल तक कह लो कि एक ही चीज है, यूनिवर्सिटी लेवल में जाके एक चीज नहीं होती है। तो क्या मतलब सर इनका मीनिंग अलग है या? बोलो। मैं कह रहा हूँ सर इनका इनका डेफिनेशन एक ही है या फिर ये अलग ही हैं दोनों, ये दोनों मेरे बच्चे स्टिफनेस और मैं वही तो हार्डनेस? बोल रहा हूँ, एएस लेवल में एक ही बात है। ये इसको स्टिफ बोल दो, इसको हार्ड बोल दो, इसको रिजिड बोल दो, सब एक ही चीज है। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो और आप इंजीनियरिंग करते हो तो इसकी डेफिनेशन अलग है। इसलिए मैं दोनों बातें बता रहा हूँ कि हार्डनेस बोला जाता है रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, सरफेस के ऊपर प्रॉपर्टी है हार्डनेस। सरफेस कितनी सख्त है, उस पर क्रैक डालना, उस पर स्क्रैच लगाना कितना मुश्किल है, ये चीज हार्डनेस होती है। शीशा काफी हार्ड होता है, स्टिफ भी होता है लेकिन हार्ड भी होता है साथ साथ। उसके सरफेस पे स्क्रैच लगाना मुश्किल होता है, जो टेम्पर्ड ग्लासेस वगैरह होते हैं। सही है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपके पास कोई क्या मिसाल, गुलाब जामुन देख लो गुलाब जामुन ऊपर से पक पक के हार्ड हो चुका होता है, सही है, लेकिन अंदर से बड़ा सॉफ्ट होता है। सही, ऊपर की लेयर क्रंच हो चुकी होती है उसकी। तो वो जो है वो सरफेस की प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अब ये नहीं बोलो कि गुलाब जामुन, सरफेस प्रॉपर्टी। अब बोलो कि सरफेस हार्ड है। सही, ये चीज है। तो दिल चला, अब दिल चाह रहा है गुलाब जामुन खाने का गरम गरम। क्या करते हो था भाई आप? चले खैर,
तो ये आपके पास हुक्स लॉ से रिलेटेड वैसी कुछ बातें होगी ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, स्टेटमेंट लिखा था मैंने, फ्रेज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि वो लिमिट जहां तक दोनों क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल, यानी वो लिमिट जहां तक आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता है। अगर मैं इस चीज को देखूं तो हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफ्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको बनाऊं, कभी कभार एग्जामिनर फोर्स एक्स पे रखता है और एक्सटेंशन वाई पे रखता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फोर्स इज समथिंग दैट यू अप्लाई। ये जो फोर्स होती है जनरली ये अप्लाइड फोर्स होती है। भाई आपने अप्लाई की थी, आपने फोर्स लगाई तो मटेरियल एक्सटेंड हुआ ना। आप फोर्स ना लगाते तो क्या मटेरियल एक्सटेंड होगा? कभी एक्सटेंड नहीं होगा। तो आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो उसकी डिफॉर्मेशन की वजह बन रही थी, इसलिए उसको एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके वो एक्स एक्सिस पे डाल देते और वाई एक्सिस के ऊपर वो एक्सटेंशन का ग्राफ बना देते, एक्सटेंशन डाल देते। अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना दूं तो ये दो ग्राफ आप बना सकते हो यहाँ पे, और इन दोनों में हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं ना। अब देखो, इन दोनों में से एक ग्राफ हार्ड स्प्रिंग का है, इन दोनों में से एक ग्राफ सॉफ्ट स्प्रिंग का है। ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका ये है कि आप इस बात को चेक करो कि भाई एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन के लिए किस ग्राफ में ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सटेंशन उठा लेता हूँ कोई सी भी, और इन दोनों ग्राफ्स में ये देखता हूँ कि भाई अगर मुझे ये वाली एक्सटेंशन चाहिए, मिसाल के तौर पे 1 मिलीमीटर की एक्सटेंशन चाहिए, तो कौन से मटेरियल में कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, कौन से स्प्रिंग में कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो आप ये देख सकते हो कि भाई जो पहला वाला ग्राफ जिसके मैं स्केल सेट कर रहा हूँ, इसकी रिक्वायर्ड फोर्स कम है, और दूसरे वाले की रिक्वायर्ड फोर्स ज्यादा है। सही है, तो जैसे अभी हमने ऊपर सेट किया था, स्प्रिंग ए को हमने 400 वाला बोला था, स्प्रिंग बी को हमने 600 वाला बोला था, तो ये स्प्रिंग बी का ग्राफ होगा, ये स्प्रिंग ए का ग्राफ होगा, क्योंकि द फोर्स दैट इज नीडेड बाय ए इज लेस कंपेयर टू द फोर्स नीडेड बाय बी। उसी एक्सटेंशन के लिए एक कम फोर्स में एक्सटेंड हो जाएगा, बी को ज्यादा फोर्स चाहिए, बी ज्यादा स्टेप हो गया आपके पास यहाँ पे। समझे ना? तो ये वाली सिचुएशन है आपके पास। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ चलता है ना मेरे बच्चे, ये एक सर्टेन लिमिट तक चलता है। ये स्ट्रेट लाइन हर जगह नहीं होती, स्ट्रेट लाइन ये एक सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेट लाइन रहता है, और वो लिमिट कराती है उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, बना दूं, बल्कि ए बी इधर लिख देता हूँ, ए ये बी, इस लिमिट के बाद, इस पॉइंट के बाद आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वो कर्व हो जाता है। सही, और वो कर्व होता है एक्सटेंशन की जानिब। इट कर्व्स, इट बेंड्स टुवर्ड्स एक्सटेंशन। भले आप इस चीज को एक्सिस चेंज करके बना दो, ये तभी ऐसा ही रहता है। अगर मैं फोर्स वाई पे ले आता और एक्सटेंशन एक्स पे कर देता, तो तब भी आपके पास जो ग्राफ बनता वो ऐसे ही बनता। ग्राफ हमेशा एक्सटेंशन की तरफ बेंड मारता है, क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस करने के बाद मटेरियल को डिफॉर्म करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है। और ये ऐसे बेंड करते ग्राफ, they'll bend towards the x axis। लेकिन इसमें ये ए का ग्राफ होता, ये बी का ग्राफ होता। क्यों? जज करो,
एक्सटेंशन सेलेक्ट करो एक और देखो किसको ज्यादा फोर्स चाहिए। आपने एक्सटेंशन सेलेक्ट की और आपने फोर्स जज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उस एक्सटेंशन के ऊपर आप देख सकते हो ए को कम फोर्स चाहिए, बी को ज्यादा फोर्स चाहिए। और यहाँ पे आप इस तरह से जज करोगे कि भाई बी जो है वो अभी भी स्टिफर है। ग्राफ अगर एक्सेस पलटा तो ग्राफ भी पलटा, लेकिन ग्राफ हमेशा एक्सटेंशन की तरफ ही बेंड करेगा। और इस पॉइंट को आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, एलओपी भी बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट है। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। वो ओरिजिन से तो पास हो रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की बात कैंसिल हो जाती है। आसान हो जाए फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं एलओपी लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये लिखता हूँ कि भाई बियॉन्ड एलओपी the material becomes easier to deform. See, limit of proportionality क्रॉस होने के बाद मटेरियल की डिफॉर्मेशन कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। And hence for a small change in force या increase कह लो, the increase in extension is large. See, material ज़्यादा extend होता है. For a small change in force, increase in extension is comparatively large हो गए. और आप ये कह सकते हो the graph bends towards extension axis beyond LOP. सही है, आपका जो ग्राफ है वो हमेशा एक्सटेंशन की तरफ बेंड है कि आप फोर्स इतनी नहीं बढ़ाओगे लेकिन एक्सटेंशन ज्यादा मिल जाएगी आप, क्योंकि जो लेयर्स ऑफ एटम्स होती है ना वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करना शुरू करते हैं, तो वो जो लॉक बना हुआ था ना वो लॉक टूट जाता है, अब स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। तो आप पहले फोर्स लगा रहे थे लेकिन अब ये है कि रिक्वायर्ड फोर्स आपकी कम हो गई। ऐसी मिसाल है कि आप अपने दोस्त को धक्का दे रहे थे, पहले वो जमीन में जम के खड़ा हुआ था और नहीं हिल रहा था अपनी जगह से, लेकिन जैसे ही वो सरकना शुरू हो गया ना अब आपकी रिक्वायर्ड फोर्स कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि शुरू में एटम अपनी जगह पे जमे हुए होते हैं, they are bounded about the mean positions, they are not moving anywhere, so just slightly displace and then come back, लेकिन once they start moving तो आप फोर्स तो बढ़ाते हो लेकिन इतनी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटेंशन आपको ज्यादा मिल जाती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका ग्राफ हमेशा एक्सटेंशन की तरफ बेंड होगा नो मैटर व्हाट। सिवाय एक दो केसेस के, एक मटेरियल ऐसा है, हुक्स लॉ ऑबे नहीं करते,
उनके अंदर थोड़े से मामला मुख्तलिफ चले जाते, रबर वगैरह का मामला। ये जो ग्राफ्स मैंने बनाए हैं दे आर फॉर डक्टाइल मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो आपके पास कह रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर रखते हैं कि वो इलास्टिक और प्लास्टिक आते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी जो अगली गुफ्तगू शुरू होगी वो इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन की बात शुरू होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले, इलास्टिसिटी क्या होती है, और इलास्टिक लिमिट किसे कहा जाता है। What is elasticity and what do you call an elastic limit? देखिए इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है वो देख लें पहले। तो elasticity is the ability of a body to regain its original shape when deformed। आपके मटेरियल की सलाहियत कि वो वापस अपनी शेप को अटेन कर सके डिफॉर्मेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये हमने शुरू में भी जब हम लोग अपने केस में पढ़ा करते थे तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि इसका ये मतलब नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी खिंच सकती है। इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो अच्छा खासा फोर्स इंड्योर कर ले और उसके बावजूद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, वो ज़्यादा इलास्टिक। The one which is more elastic is the one which endures greater force and yet returns back to its initial point। फिर भी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाए, उस चीज को आप बोलते हो कि इट्स मोर इलास्टिक। अगर आप कंपेयर करो तो आयरन वायर और रबर बैंड में हम हमेशा कहते थे आयरन वायर ज्यादा इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई? क्योंकि वो रिटर्न करता है अपनी पोजीशन के ऊपर, अब भले ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स क्यों ना लगा, क्योंकि उसके अंदर स्टिफनेस, उसकी एंड्योरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अगर इतनी फोर्स आपने रबर बैंड पे लगाई होती, रबर बैंड टूट चुका होता, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आयरन का वायर, स्टील का वायर, कॉपर का वायर, ये ज्यादा इलास्टिक होते हैं क्योंकि ये इतनी फोर्स को भी बेयर करने के बावजूद अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ पाते। तो इनके उस पे हम कहते हैं कि भाई आयरन वायर इज मोर इलास्टिक देन द रबर बैंड। as it endures greater force and yet returns to original length। ये चीज है, elasticity is not how much a material deforms, elasticity is to what extent can it return back to its initial shape once it was deformed। तो डिफॉर्म करने के बाद अगर उसको से फोर्स हटाओ तो किस हद तक वापस आ सकता है, ये है इलास्टिसिटी। किस हद तक डिफॉर्म हो सकता है, ये नहीं होती इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट भी एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बियॉन्ड फिर मटेरियल वापस नहीं आ पाता, वो फिर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो अगर आप इलास्टिक लिमिट डिफाइन करते हैं, इलास्टिक लिमिट is the point beyond which the material undergoes permanent deformation। इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, यानी इट विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल लेंथ।
once deformed beyond this point, the body does not return back to its original length. थोड़ा elongate हो जाए, खिंच जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। इस पॉइंट को आप इलास्टिक लिमिट का नाम दें। इस पॉइंट से पीछे का जितना हिस्सा होता है उसको इलास्टिक रीजन कहा जाता है। मटेरियल अभी इलास्टिक रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ तक अगर आप उसको डिफॉर्म करेंगे वो वापस आएगा, लेकिन अगर आप उससे आगे चले जाते हो फिर वो वापस नहीं आ पाता। फिर हम कहते हैं कि भाई अब ये प्लास्टिक रीजन में चला गया, के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आना शुरू हो। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, एक मिनट रुकिएगा बेटा। Sorry guys, had an urgent call to attend. तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्सटेंशन
और लेट्स से ये फोर्स है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस पर ग्राफ बनाऊं तो शुरू में आपका ग्राफ ऐसे बनता है, ये आया, उसके बाद ये कर्वेचर शुरू हो जाता है, बेंडिंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस बराबर। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक पॉइंट नहीं होते, पहले हुआ करते थे ओ लेवल्स तक, सही। इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहले ओ लेवल्स तक एक पॉइंट हुआ करते थे, अब नहीं होते, सही। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी असल में वो पॉइंट है जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि उसके बाद तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात खत्म हो जाती है ना, ठीक है। इलास्टिक लिमिट जो है वो उसके बाद आती है, इलास्टिक लिमिट इसके बाद आती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ी सी लेंथ बचती है इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के दरमियान में। तो आपका जो मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन करता है ना, वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने की बात करता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस करने की बात नहीं करता। मतलब मैं अगर ये बोलूँ आपसे भाई मैं मटेरियल को पॉइंट ए तक एक्सटेंड करता हूँ, तो क्या वो वापस रिटर्न करेगा? तो हाँ भाई, रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ, सही है, वापस ओरिजिनल लेंथ पे आएगा वो, अगर आप उसे ए तक एक्सटेंड करके पॉइंट ए तक अप्लाई करके उसको छोड़ें तो वापस आ जाएगा। जब आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से अगर एक्सटेंड करके छोड़ें तब भी वो रिटर्न आएगा, तब भी रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल लेंथ। आप उसके दरमियान का कोई पॉइंट उठा लीजिए बी, सही, उन दोनों के दरमियान में कोई पॉइंट आपने उठा लिया बी, सही है, तो यहाँ पे भी इट विल रिटर्न बैक टू ओरिजिनल लेंथ, अभी भी वापस आएगा ओरिजिनल लेंथ के ऊपर, इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी, ये पॉइंट्स हैं एक हद तक ना, कि मैं इस लेंथ तक खींच रहा हूँ, एलओपी तक खींच दिया मैंने, बी तक खींच दिया, जनरल पॉइंट्स, जनरल लेंथ। ये एक मटेरियल का ग्राफ बना हुआ है जिसमें ए मैंने मिसाल के तौर पर बोला कि मैं इसको 4-5 मिलीमीटर खींच दूं तो क्या रिटर्न करेगा? हाँ भाई रिटर्न करेगा, क्यों? अभी लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट से पहले है। फिर अगर मैं उसको इतना खींचूं कि उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए और फिर उस पर से फोर्स हटाऊं तो क्या वो रिटर्न करेगा? वो तब भी रिटर्न करेगा। अगर मैं उसको बी तक खींच दूं, पॉइंट बी, मतलब इतना खींचूं कि फोर्स जो है वो इतनी अप्लाई कर दूं जैसे कि मैं पॉइंट बी पे पहुंच चुका हूँ, इलास्टिक लिमिट पे नहीं पहुंचा, उससे पहले हूँ, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस हो गई है, तो क्या वो रिटर्न करेगा? हाँ वो अभी भी रिटर्न करेगा, सही। लेकिन अगर मैं इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चला जाऊं, यहाँ पहुंच जाऊं सी पे, अब रिटर्न नहीं करेगा, अब हो जाएगी भाई परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब हो जाएगी आपके पास यहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये वापस तो आएगा लेकिन थोड़ी सी अपने अंदर एक्स्ट्रा लेंथ रख चुका होगा, ये यूं जा रहा था, लोड अप्लाई होते होते यहाँ तक पहुंचा है, फिर जब सी पे आपने लोड हटाया इट रिटर्न, लेकिन इट रिटर्न बैक टू अ न्यू लेंथ, उसमें थोड़ी सी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, एक्सपी बोलते हैं। बेटा इलास्टिक लिमिट थोड़ी क्रॉस हुई है, हम समझते थे ग्राफ कर्व हो गया तो वापस नहीं आएगा, ये नहीं होते भाई। आपकी इलास्टिक लिमिट का पॉइंट अगर क्रॉस हुआ तो ग्राफ वापस नहीं, तो मटेरियल वापस नहीं आता। अभी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस हुई है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होना बाकी थी। अभी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई जब आप सी पे पहुंचे, उस वक्त परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई है हमारे पास, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। इलास्टिक लिमिट से पहले पहले तक जितना हिस्सा होता है उसको आप बोलते हो इलास्टिक रीजन, सही। इससे पीछे का जितना हिस्सा है ये सब इलास्टिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल रिटर्न कर रहा था अपने पीछे ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर,
लेकिन अगर इससे आगे चले जाओ तो हम कहते हैं भाई प्लास्टिक रीजन आ गया। आगे हमारे पास प्लास्टिक जोन आ जाता है। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन का मामला होना शुरू, से पीछे का रीजन इलास्टिक, से आगे का रीजन आ गया प्लास्टिक, जहां से परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो। उसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं इसलिए कि यहाँ पे अभी भी इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, मटेरियल रिटर्न करने की सलाहियत रखता है। और प्लास्टिक रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है एक दफा खराब हो जाए ना तो रिटर्न नहीं होता, परमानेंटली बेंड हो जाता है। एलओपी से सिर्फ आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होती है और कुछ नहीं होता। ये समझ लो कि एलओपी के बाद जो है ना वो लेयर्स ट्रांसलेशन शुरू करती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस होने के बाद मॉलिक्यूल की लेयर ट्रांसलेशन स्टार्ट करती है, और इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद वो एक नई पोजीशन में जाके रुकना शुरू हो जाता है। तो जब आप अब उनको छोड़ोगे तो वो रिटर्न करेगा तो इनिशियल पॉइंट पे नहीं आएगा, वो एक नई पोजीशन के ऊपर आके रुक जाएगा। तो ये डिफरेंस है आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, ये प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन, ये तमाम आपके पास चीजें आ गई हैं। लेबल कर दी, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, मटेरियल इतना सेंटीमीटर खिंच गया, इतना मिलीमीटर खिंच गया कि अगर ये स्प्रिंग था सही, आपने कुछ ज्यादा लोड हैंग कर दिया उस पर, जब अब वो लोड हटाया तो पहले के मुकाबले में अब थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो गई, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, यू लोडेड इट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, और इसके बाद समझ लो मटेरियल खराब होना शुरू होता है। आप नहीं चाहते जनरली, अनटिल एंड अनलेस आप मटेरियल डिजाइन करते हुए काम कर रहे हैं। कभी कभार मटेरियल डिजाइन करते हुए इस चीज को किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। भाई आप उसको हार्डन कर रहे हो, उसके लेयर्स लॉक किए जा रहे हो, लॉक पे लॉक किए जा रहे हो, मैं नई नई पोजीशन पे लॉक कर देते हो, प्रोसेस को वो स्ट्रेन हार्डनिंग का नाम दिया जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए गुड है फिर, सही बात। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास के अंदर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, सही है। फिर उसके बाद लेके जाएंगे उसको स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉडुलस के ऊपर, और फिर मैं आपको कराऊंगा कल ही इंशाल्लाह। मेरा प्लान है कि मैं आपको टाइप ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स भी करवा दूँ, अगर इंशाल्लाह हो सका तो कल ही टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्राफ के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। वरना ये है कि थर्सडे वाले दिन डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह के ऊपर बात करके, या क्योंकि कल मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे स्प्रिंग्स इन सीरीज और स्प्रिंग्स इन पैरेलल कराना है, तो थर्सडे पे जाएगा, टाइम लगता है थोड़ा सा, स्प्रिंग्स इन सीरीज और स्प्रिंग्स इन पैरेलल। सही है, कल के लेसन में इस चीज़ को लेके चलते हैं। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।